हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल। आपका फर्स्ट पेपर है जिसको आप बोलते हैं भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है ना। और यह जरूरी नहीं कि आप जहां पढ़ रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर जो है जियोमॉर्फोलॉजी को फर्स्ट सेमेस्टर में ही रखा गया। आप चाहे एमए कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, या फिर कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में आप हैं, अगर आपके सिलेबस में जियोमॉर्फोलॉजी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। यह वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी है आपके लिए, तो अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है ना। हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि भैया बृहद संचलन क्या है। ठीक है। इसके कारक तथा इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। यानी बृहद संचलन बताना है कि बृहद संचलन क्या होता है। ठीक है ना। और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है। और इसके प्रकार कितने होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो 100% है एग्जाम में आप कुछ अच्छा करके आएंगे। ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं देरी नहीं करते हुए। बृहद संचलन क्या होता है भैया, या फिर बृहद क्षरण क्या होता है, इसको जान लीजिए। तो देखिए लिखा गया है, जब गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में शैलों का बृहद मलबा, ठीक है ना, किसी ढाल के सहारे सामूहिक रूप से नीचे की ओर लुढ़कते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है भैया, बृहद संचलन कहते हैं। क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक पठार है, पहाड़ है, ठीक है ना, पहाड़ है, यहाँ पर तमाम प्रकार के शैलों के मलबे हैं। ठीक है ना। तमाम प्रकार के शैलों के क्या है, मलबे हैं। ये क्या कर रहे हैं भैया, नीचे की तरफ क्या हो रहे हैं, लुढ़क रहे हैं। नीचे की तरफ क्या क्या हो रहे हैं, खिसक रहे हैं। किसके थ्रू, कौन सा बल इसमें काम कर रहा है, याद रखना। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण के कारण जब ये क्या होंगे, आपके नीचे की तरफ खिसकेंगे और ढेर सारा मलबा जो है नीचे की तरफ आएगा, तब उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बृहद संचलन कहते हैं। ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है कि भैया जब गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में शैलों का बृहद मलबा जो है किसी ढाल के सहारे सामूहिक रूप से नीचे की ओर लुढ़कते हैं, तब उसे बृहद संचलन कहते हैं। यानी जब गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ, ठीक है ना, शैलों का बृहद मलबा मतलब ढेर सारा मलबा जो है शैलों का एक साथ खिसक कर नीचे आने लगता है, तब उसे क्या कहते हैं भैया, क्या बोलते हैं उसे, बृहद संचलन कहते हैं। ठीक है ना। बृहद संचलन की जो गति होती है उसमें विविधता पाई जाती है। यानी बृहद संचलन में जो गति होती है उसमें क्या होती है भैया, विविधता पाई जाती है। मतलब इनकी गति धीमी भी हो सकती है और इनकी गति काफी तेज भी हो सकती है। ठीक है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि चीजें पूरी तरीके से आपको समझ में आए। और अगर पीडीएफ चाहिए या फिर कोई भी नोट्स वगैरह आपको चाहिए, ठीक है ना, किसी की बुक चाहिए ई बुक के रूप में, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा इसमें, आप उस पर जो संपर्क करें। और थोड़ा सा एक मिनिमम कास्ट आपको देना पड़ता है, सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण की मुख्य भूमिका होती है। ध्यान रखना, मैं पहले ही बताया था आपको भैया, जो आपका बृहद संचलन होता है इसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो किसकी होती है भैया, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है ना। इसके अंतर्गत कोई अन्य भू आकृत कारकों जैसे बहते जल, हिमानी, वायु, लहरों एवं धाराओं आदि द्वारा प्रवाहित मलबों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। यानी जो बृहद संचलन होता है इसमें कोई भी गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई भी भू आकृत कारक आपके नहीं काम करते हैं। जैसे बहते जल, बहता हुआ जल जो हो गया, हिमानी जो हो गया, वायु, लहरों या फिर धाराओं के द्वारा जो भी मलबा बहाया जाता है वह भैया बृहद संचलन में सम्मिलित नहीं किया जाता, उनको बृहद संचलन आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बृहद संचलन जो है अपरदन के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब ये अपरदन की क्रिया नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिए। अपरदन पूरी तरीके से अलग है और आपका बृहद संचलन जो है पूरी तरीके से अलग है वैसा ही चीज, लेकिन इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से कौन सा बल काम करता है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है ना, इसी याद रखना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, यद्यपि बृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है। भैया जो बृहद संचलन है उसके लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, मतलब अपक्षय की कोई भूमिका उसमें नहीं है। जरूरी नहीं कि अपक्षय हो तभी आपका बृहद संचलन। ठीक है।
परंतु यह क्या करता है, इसे बढ़ावा देता है। मतलब बृहद संचलन के लिए अपक्षय जरूरी भाग नहीं है, जरूरी पार्ट नहीं है। लेकिन अगर होता है, अपक्षय क्रिया होती है, तो उससे क्या होता है कि भैया बृहद संचलन को बढ़ावा मिल जाता है। ठीक है ना। लिखा गया है कि बृहद संचलन अपक्षयित ढालों पर बहुत अधिक सक्रिय रहता है। यानी भैया जो आपका बृहद संचलन होता है, जो अपक्षयी ढालें होती हैं, जहाँ अपक्षय हुआ होता है, उन ढालों पर ज्यादा सक्रिय देखने को मिलता है, काफी ज्यादा तेज होता है, वहां काफी ज्यादा होता है। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, तीव्र ढाल, मूसलाधार वर्षा, वनस्पति का अभाव, भ्रंश, छिछले संस्तर वाली शैलें बृहद संचलन में सहायक होती हैं। ये सारी चीजें जो हैं, इन सब की वजह से जो बृहद संचलन आपका होता है। आई थिंक चीजें इतना क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जो है लाइक करना ना भूलें। और जिस भी व्यक्ति को जरूरत हो, जिस भी लोग को जरूरत हो, इस व्यक्ति को उन व्यक्तियों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख लो भैया, ये आपके पहाड़ यानी पर्वत हैं, पठार हैं। यहाँ से जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है, जब सैलों के टुकड़े या फिर सैलों के मलबा जो होता है, जब नीचे खिसक कर आता है, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बृहद क्षरण या फिर बृहद संचलन, जिसको आप बोलते हैं मास मूवमेंट या फिर मास वेस्टिंग। ठीक है, दोनों एक ही चीज। ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, अब आगे लिखा गया है कि बृहद संचलन के कारक कौन कौन से इसके फैक्टर होते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, उनके बारे में जिक्र किया जाए। तो लिखा गया है कि बृहद संचलन को, संचलन हो गया, इसको ठीक कर लीजिएगा, कि बृहद संचलन के प्रक्रिया में कई कारक होते हैं। मतलब कई कारकों के द्वारा जो है ये आपका बृहद संचलन होता है। कौन कौन से, जरा देखते हैं। क्या कह रहा है, ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार का हटना, यानी जो ऊंचाई वाले जो पदार्थ जिस आधार पर टिके रहते हैं, जिस पत्थर पर टिके रहते हैं, अगर वो आधार, वो बेस, वो आपका मटेरियल, वो आपका अगर पत्थर हट जाता है, तब भी वहां से मलबा जो है खिसकने लगता है नीचे की तरफ। ठीक है ना। संचलन का, बृहद संचलन का कार्य होने लगता है। दूसरा क्या कह रहा है, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि, यानी जो ढाल होते हैं उनकी ऊंचाई में वृद्धि के कारण भी क्या होता है, वहां से सैलों के टुकड़े, सैलों के मलबे जो होते हैं नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं। ठीक है, ये दूसरा कारक। तीसरा कारण क्या है, देख लेते हैं। पदार्थों में भराव के कारण उत्पन्न अतिभार, यानी जो पदार्थ होते हैं उसमें धीरे धीरे जमा होते होते और पदार्थ जब जमा हो जाते हैं उसका भार ज्यादा हो जाता है, तो ऊंचाई से ढाल की तरफ क्या होता है, वो खिसकने लगता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अत्यधिक वर्षा एवं ढाल के पदार्थों के स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार, यानी जब अत्यधिक वर्षा होती है तो जो वहां की मिट्टियां होती हैं भैया, उस वर्षा के जल को सोख लेती हैं। सोखने से क्या होगा, उनका भार जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण से वह नीचे की तरफ क्या करती हैं, खिसकने लगती है। ठीक है ना। पांचवा सबसे बड़ा कारण क्या है भैया, भूकंप का आना, यानी भूकंप के वजह से भी बृहद संचलन देखने को मिलता है। ठीक है। ये सब अपने प्राकृतिक कारक हैं, एक चीज याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्या है भैया, छठा कारक क्या है, कि विस्फोट या मशीनों का कंपन, यानी जब विस्फोट होता है, बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं जब वाइब्रेशन करती हैं, वाइब्रेट होती है मशीनें, मशीनों की तरह कंपन होता है, तो भी बृहद संचलन प्रक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कि झीलों, जलाशयों एवं नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन से ढालों द्वारा जल का मंद गति से बहना, यानी जो नदियां होती हैं, जो झील होते हैं, जो जलाशय होते हैं, वहां ऊपर से नीचे की तरफ नदियों से जब जल निकलता है भारी मात्रा में, और वह काफी मंद गति से धीरे धीरे बहता रहता है, उसके कारण भी भैया बृहद संचलन देखने को मिलता है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश, यानी जो प्राकृतिक वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, अगर उनको काटते जाएंगे, ठीक है ना, तो मिट्टी को रोकने वाला कोई मिलेगा नहीं। ठीक है, सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसकी वजह से क्या होता है, सैलों के मलबे जो है ऊपर से नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं। ठीक है। तो भैया जो और सबसे बड़ा प्राकृतिक कारक है उनमें से भी एक यह भी है कि यानी प्राकृतिक वनस्पतियों का क्या है, विनाश करना भी इसका कारण हो सकता है। ठीक है। चलते हैं, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप जिस भी क्लास में हैं, जिस भी आप MA BA कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए, ठीक है ना,
डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से जाकर के आप ले सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के वहां एमए बीए के हर एक सेमेस्टर का वीडियो जो है वहां आपको डाला गया है प्लेलिस्ट वाइज, ठीक है ना, सेमेस्टर वाइज सारी चीजें बना करके डाली गई हैं, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर भी डाले गए हैं, वहां से आप उठा के देख सकते हैं। जो मैं बताता हूँ वह 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि बृहद संचलन के प्रकार, ठीक है ना, बृहद संचलन के प्रकार, इसमें क्या क्या कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। तो लिखा गया है कि बृहद संचलन जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला क्या है? मंद संचलन, और दूसरा क्या है आपका? तीव्र संचलन, यानी स्लो मूवमेंट, और तीसरा क्या है आपका? फास्ट मूवमेंट, ठीक है ना। दूसरा क्या है? फास्ट मूवमेंट। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं देख लेते हैं कि मंद संचलन क्या होता है और तीव्र संचलन क्या होता है। दोनों पता ही चल रहा है, ध्यान दो। मंद संचलन क्या होता है? जब बृहद संचलन काफी धीमे गति से होता है, ठीक है ना, तब उसे क्या बोलेंगे? मंद संचलन। और जब बृहद संचलन काफी तेज गति से होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तीव्र संचलन, ठीक है ना। चलते हैं आगे देख लेते हैं, कुछ और भी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। चलो, मंद संचलन क्या कह रहा है? इसमें संचलन इतना मंद होता है कि इसका आभास करना कठिन है, मतलब पता ही नहीं चलता कि भैया ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन एक समय बीतने के बाद 2-4 10 साल 8 साल, ठीक है ना, 12 साल 15 साल बाद, एक लंबे समय के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ देखने को मिला है कि वहां से जो मिट्टी थी, वहां का जो जमीन थी वो खिसक करके नीचे आई है, ठीक है ना। लेकिन काफी दीर्घ काल में होता है, देखिए लिखा भी गया कि दीर्घकालिक पर्यवेक्षण से ही इसका पता चलता है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। इसमें सम्मिलित पदार्थ मृदा एवं शैल का मलबा हो सकता है, यानी जो आपका मंद संचलन में जो पदार्थ सम्मिलित होते हैं वो मृदा या फिर शैलों का जो मलबा होता है वो चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें जो है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं, ध्यान देना। इसमें मृदा विसर्पण, ठीक है ना, शैल विसर्पण, ठीक है ना, ढाल पाद मलबा या फिर मृत्तिका सर्पण, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। इन सब चीजों से भी प्रश्न पूछता है, छोटा छोटा प्रश्न। अगर इन सबको आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम एक वीडियो और इस पर बना देंगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा भैया तीव्र संचलन। तीव्र संचलन क्या कह रहा है? ये इसमें इसकी गति जो है काफी ज्यादा तेज होती है, ठीक है ना। लिखा गया है यह संचलन आर्द्र जलवायु प्रदेशों में निम्न निम्न से लेकर के ना निम्न से लेकर के तीव्र ढालों पर घटित होता है। भैया कहने का मतलब यह है कि जो तीव्र संचलन है यह आर्द्र जलवायु प्रदेशों में होता है, जहां नमी जो है ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है? ये जो होता है निम्न ढाल से, यानी जहां ढाल कम रहेगी और जहां ढाल ज्यादा रहेगी उस तरफ से क्या होते हैं भैया? घटित होते हैं, यानी कम ढाल से अधिक ढाल की ओर इसकी क्रिया देखने को आपको मिलती है। इसमें क्या क्या सम्मिलित किया गया है, ध्यान दो। तीव्र संचलन, ठीक है ना, मृदा प्रवाह अलग अलग है। तीव्र संचलन में जो है मृदा प्रवाह, कीचड़ प्रवाह, ठीक है ना, भूमि सर्पण, मलबा अवधाव, भूस्खलन, ये चीज आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न पूछता है। सबसे प्रश्न पूछता है कि भैया मृदा प्रवाह क्या है, कीचड़ प्रवाह क्या है, ठीक है ना। तो इन सबका वीडियो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अलग से बना दीजिए, ठीक है। तो वही चीजें कह रहा है कि भूस्खलन वगैरह ये सारी चीजें जो है तीव्र संचलन के अंतर्गत आती हैं, इनको तीव्र संचलन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर चीजें समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है, तो मैं फिर से एक बार आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए सब्सक्राइब कि भैया जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपको पता चले कि नहीं वीडियो चैनल पे आ गई है। आप अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि भैया जिस भी लोगों को इस वीडियो की जरूरत हो उसके पास आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।